नमस्कार, आप समय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल रुपया और आज हम आपकी मुलाकात उत्तराखंड के एक ऐसे शख्स से कराने वाले हैं जो पिछले कई सालों से सड़क हादसे में जो घायल होते हैं उनकी मदद करते आ रहे हैं। और अब उन्होंने देवभूमि जीवन रक्षक फाउंडेशन संगठन भी इसी कार्य के लिए बनाया है और उसके अध्यक्ष सुंदर सिंह रावत हमारे साथ हैं। सुंदर जी, सबसे पहले तो आप उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी तरफ से धन्यवाद, हमारे शहर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि जो लोग घायल होते हैं, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है सड़क हादसे में, या तो वो बेहोश होता है, तो उसका सर फटा हो सकता है, हाथ टूटा हो सकता है, पाँव टूट सकता है, कुछ भी, वो उस कंडीशन में रहता है कि वो अस्पताल तक जा सके। आप वैसे लोग के पास चले जाते हैं, उनको उठा लेते हैं और अस्पताल पहुंचा देते हैं, तो आपको डर नहीं लगता इस चीज से? सबसे पहले तो शुक्रिया अनिल जी आपका। देखिए, डर तो सबको लगता है एक्चुअली में, तो उसका पीछे सबसे बड़ा रीजन आपको भी शायद मालूम ही होगा, हॉस्पिटल और पुलिस का सबसे बड़ा रीजन है। लोग सोचते हैं कि यार कौन इसको उठाएगा यहाँ से, कौन हॉस्पिटल तक पहुँचाएगा और कौन पुलिस के चक्कर काटेगा, यही सबसे बड़ा रीजन है एक्चुअली में। तो इसके वजह से ही लोग आज भी मदद नहीं करते हैं इस एक्सीडेंटों में। ठीक है, आप ये जो काम है, जो ये जन सेवा का काम है, जो ये घायलों को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाने का काम है, वो कब से कर रहे हैं? अनिल जी, एक्चुअली में देखिए, ये मैं ना बचपन से ही कर रहा हूँ, समझ लीजिए आप। और मेरे को मीरा भाईंदर में कम से कम 20-22 साल हो गए और तब से मैं ये काम करते आ रहा हूँ। जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि यार इतना बड़ा रिस्क, कहीं ना कहीं तो प्रेरणा भी उतनी बड़ी कि किसी न किसी की हो गया, अदरवाइज कोई ऐसा काम करता नहीं। एक्चुअली में मेरे पिताजी आर्मी में थे। अच्छा। तो 1970 में इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम के बाद उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में कम से कम 3 जवान शहीद हो गए और जो मेरे पिताजी थे वो एक बुरी तरह से घायल हो गए थे। तो उसके बाद लोकल लोगों ने उनकी हेल्प करके उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया था, जो 3 साल तक उन्होंने हॉस्पिटल में काफ़ी बड़ा संघर्ष किया। और उसके बाद वो अच्छे हुए और फिर से उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और 5 साल तक उन्होंने देश की सेवा की और उसके बाद मेरा जन्म हुआ है। तो देखिए, इसीलिए हम सोच रहे थे कि इतना बहादुरी का काम किसी बहादुर का बेटा ही कर सकता है, और वो हमारे उत्तराखंड के जवान थे जिन्होंने दिन का हादसा होने के बाद जब ये पैदा हुए होंगे, समाज ने बताया होगा कि उनके साथ क्या हुआ और शायद उसके बाद आपको ये प्रेरणा मिली। बहुत बेहतर, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, सुंदर जी बताइए कि आपको कुछ ऐसी यादें हैं, क्योंकि आपने तो एक लंबा समय इसमें सेवा कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी घटनाएं कि जिसे देखकर आज भी आप एक इमोशनल आपके अंदर आ जाता है कि मैं इसकी कुछ और मदद कर पाता, या जितना किया तो उतना ठीक किया, या कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपका मन कभी कभी सोचता है उस चीज के लिए? जी, 1-2 केसेस ऐसे हैं जो जिसमें मैं आज भी मतलब काफ़ी उसमें सोचने में मजबूर रहता हूँ। जैसे एक बार मैं मुंबई की एक लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो सफ़र के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि रेलवे पटरी के बाजू में एक लड़की पड़ी है। अच्छा। तो मैंने ट्रेन में सफ़र के दौरान ही वहाँ के लोकल पुलिस को कांटेक्ट किया और उनको ये मैसेज पहुँचाया और उसके बाद मैं खुद अगला स्टॉप में उतर के रिटर्न वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँचा। तो मेरे पहुंचने से पहले वहाँ की लोकल पुलिस पहुंच चुकी थी। तो वहाँ पे देखा तो मैंने वो लड़की जिंदा थी एक्चुअली में। तो पुलिस ने बोला कि हम लोगों ने रेलवे पुलिस को कांटेक्ट किया है, वो लोग आएंगे। तो मेरे को लगा कि ये उसके आने तक तो ये लड़की मर जाएगी क्योंकि वो जिंदा है। तो मैंने खुद ही उसकी हेल्प करके वहाँ से उठाया और वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया। और लेकिन वहाँ पे उनके घर वाले या कोई रिश्तेदार नहीं होने के कारण वो एडमिट नहीं हो पाए वहाँ पे, और फिर मैंने दूसरे हॉस्पिटल में लेके गया और वहाँ पे भी संसाधन नहीं होने के कारण उसको वहाँ से भी रेफर कर दिया। तो फिर मैं जाके उसको कांदीवली हॉस्पिटल में, शताब्दी हॉस्पिटल में एडमिट कर पाया। लेकिन इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगने के कारण वो लड़की अनकॉन्शियस स्टेज में चली गई और उसके बाद 2-3 महीने तक वो हॉस्पिटल में रही और अंत में उसकी डेथ हो गई। तो इसी में मुझे ज़्यादा ये फील होता है कि शायद ये
टाइम में इसके एडमिट हो पाती तो शायद वो बस बची लड़की रहती। बच अच्छा, सकती। कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे सुंदर जी की जिनकी आपने मदद की, अस्पताल तक पहुंचाया होगा, और आज वो ठीक है तो कोई आपको फोन करके याद तो करता है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी जो आज भी मुझे याद करते हैं। उसमें जैसे कि भाईंदर में एक बार एक एक्सीडेंट हुआ था जिसका पूरा सिर फट गया था और वो खून ज़्यादा बहने की वजह से वो बेहोश हो गया, और वहाँ पे कई लोग वीडियो और फोटो खींच रहे थे। अच्छा, तो ये बाद में मुझे पता चला कि मैं वहाँ पे पहुँचा और उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, तो आज वो जिंदा है। तो आज वो बहुत याद करता है। और भी कई जन हैं ऐसे जो फोन करते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसा भी आपने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट, अस्पताल डिपार्टमेंट, अगर ये किसी की समय में अगर मदद करें और आप जैसे लोग अगर वहाँ पर किसी को लेके जाते हैं तो शायद किसी की जान बच सकती है। तो अभी लोग डरते भी तो है ना कि भाई पुलिस जांच करेगी, पुलिस, इसलिए लोग शायद मदद नहीं कर पाते होंगे। तो इसके लिए कुछ नए नियम कायदे। अनिल जी, एक्चुअली में अभी एक गुड सैमरिटन लॉ आ चुका है 2016 में। लेकिन अभी कैसा है, हमको इसमें सुविधा तो काफी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी भी 90% लोगों को इस लॉ के बारे में पता ही नहीं है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ नियम कायदे आपको जो हैं किस प्रकार के नियम बनाए सरकार ने? गुड सैमरिटन लॉ के मुताबिक अभी आप कोई भी अगर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल वाला उसको मना नहीं करता है उसका इलाज करने के। तो शुरुआती इलाज उसको करना ही है। शुरुआती इलाज उसको करना ही करना है। और दूसरी बात है, पुलिस के चक्कर आपको नहीं काटने पड़ेंगे, चौकियों तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट से आप मिल के कुछ आप कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो लोगों को क्या अवेयरनेस आप दे रहे हैं और क्या अवेयरनेस हमारे चैनल के माध्यम से भी देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सभी स्कूलों में, सोसाइटियों में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया 90% लोगों को गुड सैमरिटन के बारे में पता ही नहीं है। तो हम लोग सारे स्कूलों में जाके, सोसाइटियों में जाके लोगों को एक जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आपको अभी इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी घायल आदमी को बिंदास हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। आपको कोई भी पुलिस ज्यादा मतलब पूछताछ नहीं करेगी, आपको चौकियों तक बुलाने की नहीं बुलाएगी। तो उसके दौरान भी अगर आपको कोई तकलीफ आती है तो हमारे एनजीओ ने एक हेल्पलाइन नंबर निकाला है, तो जो 9930304099। तो आप कभी भी इसमें हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी को सलाह मशवरा दे सकते हैं। जी, सलाह मशवरा के बाद हम लोग उसको जो भी तकलीफें आती है उसके लिए भी हमारी एक टीम है जो जाके उसकी हेल्प करेगी। अच्छा, अभी अब तक इतने लंबे सफर में एक अंदाजन कि कितने लोगों की मदद आप कर चुके होंगे, कुछ अंदाजा है इसका आपके पास? अनिल जी, एक्चुअली में मैं पर्सनली जब ये काम करता था तो मैं कभी इस चीज का मतलब कोई हिसाब नहीं रखता था कि मैंने कितने लोगों की हेल्प की। मेरा काम ही ऐसा था कि कहीं पे भी कोई भी एक्सीडेंट अगर मैं देखूं तो उसकी हेल्प मैं जरूर करूं। तो बाकी ये मतलब हिसाब मैंने आज तक रखा भी नहीं है। तो ये थे सुंदर जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखने की कोशिश की, और हम भी उम्मीद करेंगे कि आप भी जहाँ भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी इलाके में, जिस भी कोने में हैं, आप भी इसी प्रकार की सेवा अपने इलाके में कर सकते हैं, जिससे कि सड़क हादसों में जो घायल लोग होते हैं उन्हें तत्काल मदद की जरूरत पड़ती है। तो उस आपके एक अच्छे काम से एक परिवार बच सकता है।